नमस्कार। वक्फ वॉर देश में छिड़ा हुआ है। वक्फ बिल संसद से पास हो गया, बहुमत था सरकार के पास। लोकसभा राज्यसभा का अंतर जो है वोटिंग का आप देखेंगे तो करीब 30 से 35 वोटों का अंतर दिखाई देता है दोनों सदनों में। राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है बिल, राष्ट्रपति कभी भी हस्ताक्षर कर देंगी और वक्फ का नया संशोधित कानून देश में लागू हो जाएगा। पर इस पूरे प्रोसेस के दौरान बीते एक हफ्ते में हम कह सकते हैं कि देश में एक तरीके से सियासी बंटवारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं सुमित अवस्थी हूं। आज इसी वक्फ बिल पर बात करने वाला हूं। वक्फ बिल में बढ़िया खबरें आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों पर मनाकर, पटाकर, दबाव डालाकर इस बिल में अपना साथ पाया और इस बिल को पास करा पाए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। लोकसभा में जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, राष्ट्रीय लोकदल, एनसीपी, तमाम पार्टियों ने इस बिल के समर्थन में सरकार के साथ वोट किया, जो कि एंटिसिपेटेड था, माना जा रहा था। पर इसी बात को लेकर जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो अब इन सरकार की सहयोगियों को घेर रही हैं, खासकर नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को। क्या आपने अल्पसंख्यकों का साथ छोड़ दिया? आप मुसलमान विरोधी भाजपा के साथ हो गए और एक ऐसा कानून देश में पास करा दिया जो कि इन पार्टियों के मुताबिक गैर संवैधानिक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी बात की ताकत लेके, इसी बात से अपने आप को सीखते हुए असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, दो सांसद, दो अलग अलग पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं इस बिल को चैलेंज करने को लेकर कि यह बिल गैर संवैधानिक, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, इस पर रोक लगनी चाहिए, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो बंटवारे की स्थिति बार बार कहा जा रहा था कि एनडीए में दिखाई देगी, एनडीए में बंटवारा डालने की कोशिश विपक्षी पार्टियां अपने बयानों से कर रही हैं कि नीतीश कुमार को चुनौती दे रही हैं। और हमने देखा भी कि जेडीयू के कुछ अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले नेता, करीब आधा दर्जन नेताओं ने पिछले 3-4 दिनों में जेडीयू से इस्तीफा दिया है। कुछ तो खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने भी लगे हैं। एक तो गुलाम गौस साहब, उन्होंने राष्ट्रपति से अपील कर दी है, एमएलसी रहे, कि भाई इस बिल पर आप हस्ताक्षर मत करिएगा, इसको लौटा दीजिए। अब ये जेडीयू में चल रहा है। वहीं आरएलडी के भी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे से आते हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है जयंत चौधरी की पार्टी से। जयंत चौधरी की पार्टी ने इस बिल के समर्थन में वोट तो किया, लेकिन अभी तक जयंत चौधरी ने कोई बयान नहीं दिया है। संसद की बहस से भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। ये तमाम ऐसी चीजें जो कि दिखा रही हैं कि वक्फ बिल के पास होने के साइड इफेक्ट क्या पड़ने वाले हैं सत्तारूढ़ एनडीए पर। ये तमाम खबरें तो बीते 5-7 दिनों से चली रही थी कि ये पार्टियां क्या करेंगी। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है इंडिया ब्लॉक में भी। इंडिया ब्लॉक में सब एक साथ दिखाई दिए, सबने एक साथ वोटिंग की, पर दो बड़े नेता इस वक्त घेरे में आ गए हैं। और ये दो बड़े नेता इंडिया ब्लॉक के वो नेता जिनके नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। और इनको कटघरे में कौन खड़ा कर रहा है, ये भी सुनकर आप चौंक जाएंगे। इनके अपने सहयोगी साथी खड़ा कर रहे हैं। सीपीएम ने, आईयूएमएल ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस बहस में हिस्सा क्यों नहीं लिया। प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि केरल की वायनाड से सांसद हैं, वो तो सदन के भीतर मौजूद तक नहीं थी। इस बात के अंदर अब इंडिया ब्लॉक में भी दरारें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से पूछा गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछा गया, तो राहुल गांधी ने बिल के जब सदन से पास हो गया तो राहुल गांधी ने अपने प्रोटेस्ट में एक ट्वीट जरूर किया। वो ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सदन में जो बहस चली उसमें राहुल गांधी ने हिस्सा नहीं लिया। प्रियंका गांधी क्यों नदारद रही, इस पर सीपीएम ने सवाल खड़े किए, जो कि खासकर केरल से सांसद आते हैं, केरल के नेता आते हैं। बताया जा रहा है प्रियंका गांधी के बारे में कि कोई बहुत ही निकट का परिजन बीमार है, अमेरिका में भर्ती है, उसको देखने के लिए उनको आनंद फानन में जाना पड़ा। और जाने के पहले वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को और अपनी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, चीफ विप हैं, उनको बताकर वो ट्रैवल कर रही हैं। लेकिन औपचारिक तौर पर प्रियंका गांधी या गांधी परिवार की तरफ से कुछ नहीं आया है। राहुल गांधी ने क्यों नहीं हिस्सा लिया? राहुल गांधी का हिस्सा लेना बनता था। जब ये सवाल कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया तो पलट कर कहा उन्होंने कि भाई प्रधानमंत्री मोदी भी तो हाउस में नहीं थे, वो तो बैंकॉक गए हुए थे बिम्स्टेक में हिस्सा लेने के लिए, उन्होंने भी नहीं बोला कुछ भी। तो इसी तरीके से अगर राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं तो गलत क्या है, ये इनका कहना है। लेकिन सवाल बीजेपी नहीं उठा रही है राहुल गांधी के ना बोलने पर, सवाल सीपीएम उठा रही है, सवाल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उठा रही है। ये दोनों पार्टियां वहां केरल में कांग्रेस का जो अलायंस है, जिसको आप कहती हैं
एलडीएफ और यूडीएफ, कांग्रेस के यूडीएफ अलायंस के साथ आईयूएमएल है और आईयूएमएल राहुल गांधी के ना बोलने पर सवाल खड़े कर रही है। सीपीएम का तो लड़ाई है वहां पर कांग्रेस से, इसीलिए केरल में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सीपीएम का ये स्टैंड लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को घेरना समझ में आता है, पर आईयूएमएल का घेरना, उसके अपने मौखिक जो पत्र है उसमें इस तरह का आर्टिकल छपा है कि ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है कि राहुल गांधी के मन में क्या चल रहा है। इस तरह की बातें कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक को भी कमजोर करेंगी। अगर एनडीए में दरार है, बीजेपी के सहयोगियों में दरार डालने की कोशिश ओवैसी साहब, कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो अब ये जो बयान आया है सामने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का और सीपीएम का, इसका फायदा भाजपा उठाएगी इंडिया ब्लॉक की दरारों को दिखाने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये वक्फ वॉर इस वक्त देश में चल रहा है और जिस तरीके से बिल पास हुआ, बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग हुई, एक एक तरीके से वोटिंग कराकर पास कराया गया, सरकार के पास नंबर थे, पर जो डिफरेंस निकल के आया, करीब 35 वोटों का डिफरेंस है, 35 से 40 दोनों सदनों में। इन 35-40 वोटों को अगर आप डिफरेंस को माइनस कर दें बीजेपी के सहयोगी वोटों के काउंट से, तो बिल्कुल बीजेपी ये बिल पास नहीं करा पाती, लोकसभा में स्थिति वही बन जाती। यही दिख रहा है। 17 टीडीपी के, जेडीयू के 16, एनसीपी के सांसद, चिराग पासवान के सांसद, राष्ट्रीय लोकदल के सांसद, इनकी संख्या को अगर आप जोड़ लें और माइनस कर दें कुल वोट जो पड़े थे, तो ये आंकड़ा जो विपक्ष का आंकड़ा है उससे नीचे आ जाता है, पर ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने इस बिल पे बहुत अच्छे से मैनेज किया, अपने सहयोगियों को साथ लिया और सहयोगियों की जो शर्तें थी उनको मान लिया। नीतीश कुमार को चुनावों में जाना है, उसके बावजूद भी जेडीयू ने रिस्क लिया है। 6 महीने के भीतर चुनाव होने वाले, 5-6 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन इसके बावजूद भी जेडीयू कॉन्फिडेंट है, एलजेपी कॉन्फिडेंट है कि बिहार के चुनावों में उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनसे दूर नहीं जाएगा, क्योंकि ये पार्टियां मानती हैं कि मुस्लिम सुधारों में, मुस्लिम कानून सुधारों में ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए था, ये पहले आना चाहिए था, और अब जब ये बिल लेके आई है मोदी सरकार, इसीलिए उसके साथ खड़े हैं। अब अगले 6-7 महीनों में इन पार्टियों को अपने वोटरों को समझाना है, सिखाना है कि इस बिल से उनको फायदा होगा। वहीं विपक्षी इस कोशिश में रहेंगे कि जेडीयू सफल ना हो पाए समझाने में, जेडीयू को हम मुस्लिम विरोधी साबित कर सकें ताकि चुनावों में फायदा आरजेडी और कांग्रेस को मिल सके। क्या होगा ये तो नवंबर-दिसंबर के महीने में पता लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर अगले 6-7 महीने ये लड़ाई अब कानूनी लड़ाई के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चलेगी और इसका असर लगातार हर हियरिंग के दौरान उसके आसपास आपको जमीन में सियासत पर जरूर देखने को मिलेगा।